ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूँ जिसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। अभिषेक परेशान नहीं होना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर बार एक पॉइंट सीख लेना। कोई आपको पता है कोई एक बार भी नहीं सीखता है, और जो धीरे धीरे सीखता है, जो स्टेप बाय स्टेप सीखता है, उसका सीखा हुआ कभी जल्दी भूलता नहीं। जैसे किसी ने आपको YouTube पे या कहीं देखे कोई शॉर्ट मेथड देखा, उसको सीख लिया, शॉर्ट वही उसी तरह होता है, पॉप पॉप की तरह आराम से खत्म। तो और जो एकदम बढ़िया से गहराई से उसके एक एक स्टेप सीखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ एक एक स्टेप गहराई से सीखो, ठीक है ना, भूलने वाली बात नहीं। क्योंकि ये जो अभी 9th में बच्चे हैं वो 9th में सीखने के बाद 10th में भी उनको काम आएगा, यही चैप्टर पढ़ेंगे। और जो 10th में पढ़ रहे हैं उनको बोर्ड में बहुत काम आने वाला है, इससे आता जरूर है। क्योंकि इससे केवल इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, इससे बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम जो कि दूसरे चैप्टर्स में होती है वो भी हो जाती है, क्योंकि उसमें पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाती है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और देखो कुछ बच्चों ने चालू भी कर दिया, उस लड़की ने चालू भी कर दिया, उसने चालू भी कर दिया करना, क्योंकि उनको आ चुका है। लेकिन जिनको नहीं आया और आ भी गया फिर भी अटेंडेंस दे देती थी। सबसे पहले हमारा काम क्या है, किसी एक इक्वेशन उठाते हैं, जैसे हमें 2x + 3y = 6, इसके मिनिमम 3 या 4 या 2 ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स इसलिए बना देते हैं कि हमें दिखाई पड़े कि हमने सॉल्यूशन निकाल के कहां रखे हैं। बॉक्स और कुछ होता नहीं, बॉक्स एक जगह होती है जहां पर फाइंड किए हुए सॉल्यूशन हम पुट करते हैं। हाँ, ग्राफिकल से सिखा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को भी डाउट था। तो पहले हमने क्या कहा था, x या y की वैल्यू मान लीजिए, हमने x की वैल्यू x = क्या ले लिया पहले क्वेश्चन में 0, तो 2 × 0 + 3y = 6 ना, 3y = 6, y की वैल्यू क्या आ गई 2, आई कि नहीं है बताओ। x की प्लेस से 0 रखा, y की वैल्यू 2 आ गई है। अब ये भी पता है 2 × 0 0 हो गया, 3 से इसमें डिवाइड कर दिया, फिर सेकंड मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 लिया, y = 0 रख दिया इसमें, 2x + 3 × 0 = 6, 2x = 6, x की वैल्यू 3 आ गई। पता समझ आएगी। फिर थर्ड इक्वेशन हमने क्या, थर्ड सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा सोचो जिससे कि यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते समय होल नंबर मिल जाए। कोई सोच से बताए, अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लेंगे, y की वैल्यू 1, चलो y की वैल्यू 1 ले लिया, 2x + 3 = 6, 2x = 6 - 3, 2x = 3 बचेगा, y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई ना, क्या आ जाएगी 3/2, x की वैल्यू 1.5 आ गई। जब हमने y की वैल्यू 1 लिया तो x की वैल्यू 1.5 आ गई। 1.5 तक भी ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू डिवाइड करने पर 1.3333 आ जाए तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं मिलेगा ना, बन जाएगा लेकिन वो फिर हम लोग मैन्युअली बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए रहेगा 1.5 आ गया। तो पहले इक्वेशन की सॉल्यूशन हो गए। अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन सॉल्यूशन इसके 4x + 6y = 12। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर x, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखते हैं, जैसा कि हम जनरली रखते हैं 0 रख देंगे, तो यहाँ को 0 हो गया, 2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 डिवाइड करेंगे 2 आ गया ना। जब आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना आ जाएगा ना, तो ये थोड़ी करोगे, ऐसे मेंटली आप लोगों के दिमाग में ही कर लोगे। अब जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 0 ले लिया, ये 0 हो गया, 4 × 12, x की वैल्यू 3 आ गया। समझो, यहाँ पर y की प्लेस 0 रखा तो पूरा टर्म 0 हो गया, इस 4 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया ना। बताइए, अब हम ऐसी वैल्यू सोचेंगे, इससे तीसरा 2, किसकी वैल्यू 2, x या y, x की वैल्यू 2 ले लिया, 4 × 8 हो गया, + 6y = 12। तुमने बिना सोचे बताया था ऐसी वैल्यू -8। तो हम ये सॉल्यूशन सही है, सब कुछ सही, बट ये ग्राफ के लिए थोड़ा सुटेबल नहीं है। और कुछ सोचो, जैसे कि यहाँ पर हम ले ले 4 ले सकते हैं क्या, 4 ऐसी वैल्यू, यस सर, 4 × 16 हो जाएगा, + 6y = 12 - 16 कितना है, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, x की वैल्यू 3
3 4 12 plus 6y equal to 12, 6y equal to 12 minus 12, तो x की वैल्यू -3 ले लीजिए। नहीं सर उसमें कर ठीक है, दे 6y equal to 12 plus 12, 24 6y equal to 24, y equal to 4, ठीक है, -3 ले लीजिए। ये थोड़ा सा जैसे हम कोई हीट एंड ट्रायल करते हैं ना, हीट एंड ट्रायल मतलब जैसे हम चप्पल लेने जाते हैं तो अपने नंबर पर निकालते हैं, पैर पहन के देखते हैं सही नहीं दूसरा लाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे नहीं प्रिपेयर है दूसरा नंबर ले लेते, क्योंकि इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं ना। बताओ यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे रखते हैं, इनको हटा देते हैं क्योंकि अब हमें सॉल्यूशन की जरूरत है। सर आपने जो अर्थ साइंस बताई सर उसकी तो बुक नहीं है। अर्थ साइंस की बुक अलग से नहीं है, बायोलॉजी की जो बुक होगी उसके लास्ट चैप्टर को हटाया गया। तो फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर था बायोलॉजी का 9th में, वो हटा दिया गया, उसकी जगह पर अर्थ साइंस जोड़ दिया गया, अलग से बुक नहीं, चौथा पोर्शन जोड़ दिया गया। अब देखो जब तक कोई नई चीज आती है, पहले तो ये पता चला नई बुक आएगी, फिर पता चला बायोलॉजी में उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, अलग से नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो इसको बोलते क्या है जो बना रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि रेने डेकार्टेस एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ओरिजिन पहला है 0,2, 0 ओरिजिन में होगा, 2 प्लस का है y का, y में अगर प्लस की वैल्यू होती तो ऊपर जाती है 1 2, ये पहला पॉइंट मिल गया। अगर पहला दोनों में से एक 0 है तो मतलब एक्सिस पे आता है, याद करो पढ़ाया था ना भाई, निष्क्रिय ना रहो। और x की 3 है 1 2 3, 1 2 3, y 0, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया 1.5, 1। देखो x पे 1 ये हो जाएगा, 1 पॉइंट मतलब इसके बीच का आधा और 1, ये पॉइंट तीसरा मिल गया। ये अब इसको मिला दें तो हमारी पहली लाइन बनकर तैयार हो जाती है। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, तो एक इसका इक्वेशन बन जाएगा 2x + 3y = 6 का बन गया ना लाइन। बेटा कोशिश करो समझने की। फिर 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की 2, y की 2, तो सेम एग्जैक्ट यही पॉइंट मिल गया, दोनों में सेम। ठीक है, 3x पे 3, y का 0, ये मिल गया। -3 कहाँ होगा, नहीं x का -3 इधर होगा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, x में 3 इधर होगा, -3 हो गया और 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया। तो ये वाला पॉइंट तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये सेम टाइम में आ नहीं है ना, चलो इसको अभी इसको कैंसिल करते हैं। लेकिन 2 पॉइंट आपको देखो इसी पर मिल रहे हैं ना, ऐसे दोनों लाइन, यानी लाइन पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों ऑन द ओवरलैप है। जैसे कि ये मार्कर है, ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ऐसे आ रही, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशन। भाई जितना जैसे अब पिछली क्वेश्चन में ऐसे कट रही थी, एक जगह कट रहे थे तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना। अगर लाइन एक दूसरे को ऐसे ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, आप देखिए पॉइंट टच हो रहे हैं, तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन ये बनती है जब लाइन हम बनाए कार्टेशियन प्लेन में, ऐसे चली जाए दूसरी ऐसे चली जाए, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट में 1 सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफिनिट सॉल्यूशन होता है। समझ में आई बात? अब ये आप ग्राफिकल मेथड प्रॉपर्ली सीख चुके हैं। अब थोड़े 2-3 कॉन्सेप्ट और आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है बेटा? उल्टी तो नहीं हुई तुम्हें? ये जब आए थे तो बीमारी थी, अरे ना पढ़ने की बीमारी, हाँ नहीं सर नहीं है। देखो हम ये समझ रहे हैं कि हम आपको ग्राफिकल मेथड सिखा पाए कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। डाउट हुआ? सीखी? तुम लोग सीखे ग्राफिकल मेथड? बताओ, बस ये मेन मुद्दा था। क्योंकि मेथड तो किताबों में भी लिखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी है, लेकिन आप सीखे कि नहीं? यस सर सीख लिए। ग्राफिकल मेथड सीख गए। अब आते हैं फिर से इन पे, a1x b1y + c1 = 0,
a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेन इक्वेशन होती थी हमारी, होती थी ना। जब हमने ग्राफिकली सॉल्व किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इक्वेशन या तो कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह की मिल रही, किसी एक पॉइंट पे कर रही, या फिर हमने देखा कि इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ऐसे ऐसे आ रही दोनों लाइनें पहले की दूसरी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। या तीसरी कंडीशन हमने ये देखा या पाया कि दोनों लाइनें एक दूसरे को बिना टच किए निकली जा रही हैं, तो ऐसे को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और इसको पैरेलल, देखने में लग रहा है पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो आप देखिए जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को टच करेंगी तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे मान लीजिए जैसे झगड़ा हो गया दो लोगों में, तो झगड़ा तब तक झगड़ा ही रहेगा जब तक एक दूसरे से मिलकर बैठ के उसको बात नहीं करेंगे, झगड़ा खत्म नहीं होगा। तो इन्होंने बैठ एक पॉइंट पे बैठे और झगड़ा खत्म कर दिया, एक सोल्यूशन यहाँ से x और y का मिल गया। इन लोगों का झगड़ा हुआ लेकिन सोल्यूशन ऐसा निकाला कि जिंदगी में झगड़ा नहीं हो, यानी कि एक कोइंसिडेंट हो गए, मिलकर रहने लगे एकदम मिलकर, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। और इनका कभी सही नहीं हुआ झगड़ा, एक दूसरे से हरदम दूर बना बराबर दूरी बना के चलते रहे। पैरेलल, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, x और y की वैल्यू फाइंड ही नहीं की जा सकती। और अगर कोइंसिडेंट है तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब इतने ज्यादा सॉल्यूशन हो जाएंगे, x y की वैल्यू तुम भी निकाल सकते हो, तुम भी निकाल सकते हो, दुनिया का हर व्यक्ति निकाल सकता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा? इनमें ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और इसको एक और नाम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम जानते हैं? यूनिक। वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये देखो तीन केस आपके बन के तैयार हो गए, तीन केस बन के तैयार हो गए ना। पहला ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट का मतलब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीसरा है लाइन का जो ग्राफ बनकर आएगा वो पैरेलल हो सकता है एक दूसरे के, तो वो नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन होगी। लेकिन बच्चों जब आपको इतना ही चेक करना हो, कोई छोटा सा काम करना हो, पता करो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, तो उसके लिए पूरा सॉल्व क्यों करना पड़ेगा? इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है, बिना सॉल्व किए भी हम पता कर सकते हैं कि लाइन गिवन लाइंस, यानी आपसे कोई कहे कि पता करो 6x + 2y = 5, 3x - 5y = 12, ये बताओ पैरेलल लाइन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, तो क्या पूरा x y का सॉल्यूशन निकालोगे तब तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ग्राफ बनाने में टाइम लग जाएगा। बिना ग्राफ बताए, बिना सॉल्यूशन किए भी हम पता कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि कैसे। तो इसके लिए मेथड क्या है वो बताने जा रहा हूँ, ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये आपकी बुक्स में लिखा है, केवल आपको समझना है कि वहाँ से रीड कर लेना है। और बाकी ये अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में वीडियो बन ही रहा है, आप लोग बाद में भी देख लेंगे। कोई डाउट हो तो खटाक से वीडियो को आगे बढ़ाना, देख लेना। नैतिक सही बता रहा हूँ ना? इसके फायदे भी है, जैसे आप आज क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा, वो पॉइंट अटक खटाक से वहाँ करेक्ट किया, देख ले। अब और सर इस तरह तो बहुत सारे वीडियो में, लेकिन इसमें तुम्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसको तुम जनरली यहाँ भी देख रहे हो और फिर देख लोगे तो ज़्यादा कोरिलेट कर पाओगे। कोरिलेशन बहुत जरूरी होती है, जब चीज़ों को आप अपने से रिलेट कर पाते तो ज़्यादा समझ पाते हैं। इसीलिए आपने रीजनिंग में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसमें कहते हैं कि वो एक उसकी फूफा, उसके मामी, उसके इसके क्या लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना। लेकिन अगर उसमें तुम खुद वो जो कह रहा है उसको तुम खुद अपने आप को मान लो कि मेरे फूफा उनके क्या लगते हैं, तो तुम जब अपने आप को लेकर चलते हो जल्दी समझ जाते हो ना ब्लड रिलेशन। तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में जब आपको अपने से रिलेट करना पड़े तब। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन भी तुम पता करते हो। देखो मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी बुक है, G.R. बटला की, GRB अच्छी बुक है, लालगंज का बहुत ही फेमस स्कूल है, बक्सी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उस पर चल रही है ना।
और एक और है हमारे पास, ये तो मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ कई बच्चों को, बहुत अच्छी बुक है, एमएल अग्रवाल की अविचल पब्लिकेशन की, वेरी गुड। इसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं और इसमें जो बोलते हैं ना मिस्टेक्स ना के बराबर, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, कभी कभी आंसर सही ना होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। इसका एक्सपीरियंस कम है, लेकिन इसका जो नेम है बटला का वो काफी अच्छा, नेम अच्छा है इसका, ले लेना तुम। अब मैंने कहा बुक वालों का थोड़ा पीआर कर देना चाहिए, प्रचार कर देना चाहिए। हाँ, उससे हमारे अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस का भी नाम होगा। सिद्धार्थ तुम गुस्सा क्यों? तुमको पता है तुम्हारे नाम से पूरा एशिया चमकता है। सिद्धार्थ को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमें ये जानकारी करना है कि ये पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग। देखो ऐसे तो कोई तरीका नहीं पता, पहले हम मेथड सीखेंगे। ये a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। अब मैं बताओ कौन सी कंडीशन बनेगी? a1 अपॉन a2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। जब a1 अपॉन a2 यानी आप इन दोनों का रेशियो निकालें और b1 और b2 का रेशियो निकालें, दोनों आपस में बराबर ना हो तो लाइन इंटरसेक्टिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम की चीज है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। कहेंगे कितने सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड केस, अगर b1 अपॉन b2, सॉरी उल्टा लिख दिया, पहले a1 लिखना चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही आपस में इक्वल आ जाते, तीनों रेशियो। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइट मैट्रिक्स सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। हाँ कोइंसिडेंट बताया था ना, इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूँ कि मतलब देखो चीजें पता है, हमें पता है कि हमारे पास ये दवा रखा है, लेकिन ये नहीं पता है कि दवा किस बीमारी में खाना है, तो वो दवा बेकार है ना। दवा नाम पता है लेकिन दवा का रिजल्ट नहीं पता ना। तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। बेटा ये राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। थर्ड केस बनता है आपका a1 अपॉन a2 होगा, b1 अपॉन b2 होगा, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यही है ना। अबे नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। आपको ये अपने दिमाग में रख लेना है, और जब ये दिमाग में रहेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपसे पूछ लिया पता करो ये इक्वेशन किस टाइप की है, या फिर पता करो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो क्या सॉल्व करने का होगा ऐसे ही करेगा। हाँ, लेकिन उस पैटर्न का नहीं बनेगा, काफी बदलाव होगा, दुनिया बदल गई। हाँ, क्वेश्चन कोई भी लगभग बुक से नहीं मिलने वाला। हाँ, जैसे देखो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, इसको पता करना है किस टाइप की। तो a1 की वैल्यू क्या है? 3। a1 की वैल्यू क्या है? 3। a2 की वैल्यू 1। इन दोनों को कंपेयर किया इससे, है ना। आगे b1 की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। b2 की वैल्यू भी 1, c1 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू 3। अब हम चेक करते हैं हमारी कंडीशन। 3/1 1/1, यानी 3/1 डज नॉट इक्वल टू 1। पहला ही बात क्लियर होगी। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कौन सी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग। कैसे पता चल गया इंटरसेक्टिंग?
क्योंकि हमने जब तीनों आप लोगों से तीनों को निकाले तो हम तीनों को देख लेते C1/C2 -4/3, लेकिन हमारा काम तो इधर से बजा रहा है ना, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन नहीं इक्वल है ना, 3/1 तभी भी 1/1 के इक्वल होगा क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब हम x y की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं, वो एक वैल्यू होगी इंटरसेक्टिंग लाइन की। क्लियर हुई बात? चलो लॉग मेथड। हाँ कर लेंगे, लेकिन अभी केवल इतना पता कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है पहले नहीं क्या। अब मैं दो इक्वेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, फटाक से बताओ बिना कुछ ज्यादा लेट किए हुए। पानी पी लो बेटा, नहीं हाँ पियो, 5 मिनट पानी पी वो करो क्या? हाँ? ऐसे लगता है तुम्हारी बना रहे हैं। चलो अभी एक कॉन्सेप्ट और रह गया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला, वो भी बताते हैं। पहले इसको चेक करके बताओ, x - 2y = -5 पहला, दूसरा 7x - 3y = 11। क्या लिखा? पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन। वेरी गुड, तुम तो बहुत जल्दी सीखते हो। बस तुम सीखते हो जल्दी, लेकिन बहुत देर तक। चीता हो तुम बिल्कुल। चीता क्या करता है? बहुत तेज दौड़ता है, तुम जानते हो ना, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन सबसे कम समय तक तेज दौड़ता है। तेज तो दौड़ता है लेकिन थोड़ी देर में थक जाता है। तुम शेर हो।